इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम समझाएं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अब हम लोग समझते हैं संसदीय समितियों के बारे में। ये एक पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, संसदीय समिति। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। बहुत से लड़के केवल 3 प्रकार की समिति जानते हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी या लोक उपक्रम समिति। हालांकि इतनी समितियां नहीं होती है। अब देखिए समिति कितनी होती है, हम आपको टाइम देंगे इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए। बहुत से लड़के व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कमेंट कर रहे थे सर बहुत स्पीड बोलते हैं, तो हम नहीं चाहते आपका यूट्यूब पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लॉस हो, आगे का मतलब टाइम लॉस करने के लिए, इसलिए थोड़ा सा तेज बोल देते हैं, बट कोशिश करेंगे थोड़ा धीमा बोले। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि ऑफिस के इंक्वायरी नंबर पर बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है कि सर यूट्यूब पर क्लास कीजिए। देखिए वो हम यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं आपको इसका वीडियो 2 से 3 बजे के बीच में मिल जाता होगा। आप अपने जितने भी सर्किल में दोस्त हैं उनको बता दीजिएगा। बहुत लड़कों को चैनल भी नहीं पता है, तो उनको बता दीजिएगा कि क्लास आ चुका है, वरना फिर हम लोग कॉल रिसीव करते करते यहाँ पे लोग परेशान है। वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सर क्लास प्रोवाइड कराइए। क्लास प्रोवाइड हो रही है और हम कोशिश करेंगे कि आपका पॉलिटी का भाग 5 जो संविधान का एक तरह से कहिए तो रीढ़ है, संविधान की आत्मा तो 32 हो गई, लेकिन ये भाग 5 जो है ना संविधान का ऋण है उसको कंप्लीट करा दे। तो देखिए हम समिति की बात करते हैं, तो संविधान में संसदीय समिति क्या है कि संसद देश को बहुत बड़े काम रहते हैं, 1-2 तो काम नहीं है, बहुत सारे काम है, एक व्यक्ति कभी नहीं कर सकता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 118 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष कार्यों को आसान बनाने के लिए अलग अलग कार्यों हेतु अलग अलग लोगों का सांसदों का ग्रुप बना देगा, उनको ग्रुप बाय ग्रुप काम बांट देगा। इन्हीं ग्रुप को हम समिति कहते हैं। अब ये ग्रुप 2 तरह से होते हैं, अस्थाई हो सकते हैं और अस्थाई हो सकते हैं। अस्थाई उसे कहते हैं जो हर साल गठित किए जाते हैं, अर्थात इसका कार्यकाल 1 साल का होता है, तो उसे हम अस्थाई समिति कहते हैं। और अस्थाई को हम तदर्थ या एडहॉक समिति कहते हैं। ये जब जरूरत पड़ेगी तो गठन होगा, नहीं तो कोई जरूरत इसकी नहीं है तो इसको गठन नहीं किया जाएगा। तो आप समझ गए मोटे तौर पर समितियां 2 प्रकार की होती हैं, अस्थाई समिति और अस्थाई समिति। इनके गठन का प्रावधान अनुच्छेद 118। गठन कौन करते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को अमूमन अध्यक्ष या स्पीकर ही कहा जाता है, लोकसभा शब्द नहीं जोड़ा जाता है। अब हम बात करते हैं, पहले इस वीडियो में हम आपको अस्थाई समिति बता देंगे, जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको अस्थाई समिति बता देंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ज्यादा लंबा हो जाने की वजह से लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग घर पे फंसे हुए हैं और घर पे ना इतनी सुविधा नहीं है, नेट उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर, बड़ा वीडियो हो जाएगा तो लोड नहीं हो पा रहा है। इसलिए कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे वीडियो बना के आपका जो लॉकडाउन में आप लोग फंसे हैं तो घर पे भी कुछ रिवाइज या आगे पढ़ सके। तो देखिए हम पहले चलते हैं अस्थाई समिति। अस्थाई समिति को इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। आप अक्सर न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि कांग्रेस ने मांग किया कि इस विधेयक को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाए। तो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब क्या था, अस्थाई समिति। ये अस्थाई समिति हर साल गठित होती है, कार्यकाल कितना होता है 1 वर्ष। गठन कौन करेगा तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। सर में कितने प्रकार के, 6। वित्तीय समिति ये पैसे की जांच करती है। इसमें 3 प्रकार होते हैं, प्राक्कलन, लोक लेखा और सरकारी उपक्रम। एक काम करते हैं, पहले हम ये वित्तीय समिति को छोड़ते हैं, ये तीनों प्रकार को, मतलब वित्तीय समिति के 3 प्रकार इसको छोड़ते हैं। पहले छोटा छोटा इसको निपटा लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे। समझ में? तो देखिए पहली समिति होगी वित्तीय समिति, ये धन से रिलेटेड रहेगी। इसके 3 प्रकार होते हैं, इनको भी हम जस्ट बताएंगे। विभागीय समिति क्या होती है, कई प्रकार की होती है विभागीय समिति भी, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम आपको समझा देते हैं कि अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे रेलवे विभाग हो गया, कार्मिक मंत्रालय जिससे आपकी नौकरी वगैरह निकलती है, विदेश विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया। तो अलग अलग विभाग की कुछ विभागीय समितियां भी हो जाती हैं। तो ये विभागीय समिति हो गई अलग अलग विभाग के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब होती है जांच समिति। जांच समिति क्या होता है, जांच समिति में जनता की समस्याओं की जांच के लिए एक समिति बता दी जाती है। जनता की कौन कौन समस्या है, जैसे आप यही सोचिए कि जांच समिति कैसे रिपोर्ट देती है। जैसे कभी कोई सड़क बनता था तो सरकार जमीन ले लेती थी और जमीन का औने पौने भाव दे देती थी, 5 लाख का जमीन है 20,000 दे देती थी। तो ये जनता की समस्या थी, तो इसको सुलझाने के लिए जांच समिति का गठन किया गया। उसने कहा कि देखिए जितने की जमीन है उसका 4 गुना मुआवजा दिया जाए, तो भूमि अधिग्रहण भी पारित हुआ। समझे? तो जांच समिति क्या करती है, जनता की समस्याओं को जांच करती है और उसको लोकसभा के अध्यक्ष को बताती है कि देखिए ये समस्याएं, इस तरह से विधेयक बनाना चाहिए। अब चौथी समिति जो होती है ये भी अस्थाई समिति है। ये सब अभी तो हम अस्थाई की बात बता रहे हैं। सदन समिति, सदन समिति की कई समितियां होती हैं, उसी के अंदर कार्य मंत्रणा समिति, कई तरह की सदन की समितियां होती हैं। मेन इसका काम क्या समझिए, इनका काम क्या है कि सदन में कौन कौन सा नियम बनाना चाहिए ताकि सदन के अंदर आने वाले लोग, सांसद, मंत्री
तमीज से बैठे, उन लोग के लिए कौन सा नियम होना चाहिए, कौन सा कानून होना चाहिए, और कार्य मंत्रणा यानी किस विधेयक को या किस काम को कितने दिन में कर लेना है। ऐसा नहीं कि कोई काम आया लटके रह गया, तो उसके लिए समय का निर्धारण कार्य मंत्रणा समिति यानी सदन समिति की जिम्मेदारी होती है। अब एक होती है अन्वेषण समिति, छानबीन समिति भी कहते हैं कई लोग इसको, इसका होता है अन्वेषण समिति। अन्वेषण समिति का मुख्य काम SC/ST के बारे में जांच करना है, इनका मुख्य काम यही होता है, SC/ST के बारे में ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये हो गई अन्वेषण समिति, संसद भवन में संसद के सदस्यों द्वारा बनती है। उसके बाद छठी समिति जो होती है सेवा समिति। आप जानते हैं ये जितने नेता बैठे हैं संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, आखिर हमारे सेवक ही हैं। आपको पता है कितनी अच्छी से सेवा करते हैं ये लोग हमारे। तो ये सेवा समिति ये क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि जो हमारे सांसद हैं उनका वेतन कितना होना चाहिए। रातों रात वेतन बढ़ गया था इन लोग का, 2.5 लाख वेतन हो गया, राष्ट्रपति का 5 लाख हो गया, आपको खबर भी लगा। तो ये सेवा समिति बताती है। दूसरा, इनको कितना भत्ता दिया जाना चाहिए, भत्ता मिलता है वो इनको 1 किलोमीटर ये गाड़ी से चलेंगे तो पैसे दिए जाते हैं कि कितना मेहनत से आए हैं ये लोग। महंगाई बढ़ गई तो महंगाई भत्ता, 6 महीने बाद इन लोग को फर्नीचर के लिए पैसे दिए जाते हैं कि आपके घर का सोफा वोफा पुराना हो गया होगा उसको चेंज कर दीजिए, तो ये सब भत्ते दिए जाते हैं। आवासीय सेवा समिति आवास का डिसाइड करती है कि इनका बंगला कैसा होना चाहिए, मंत्री लोग का आगे गार्डन होना चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, खूब अच्छा डुप्लेक्स होना चाहिए। तो ये सेवा समिति, तो इसे देख रहे हैं ये कितना अच्छा है, ये सब समितियां इनके लिए। आप मत खुश होइए, ये आप लोग को नहीं मिलने वाला है, ये सांसद बनने पर मिलता है। तो ये स्टैंडिंग समिति है, इसके ये 6 प्रकार। तो ये हम छोटा छोटा समझ गए। अलग अलग विभागों के विभिन्न जांच के लिए विभागीय समिति, जनता की समस्या के लिए जांच समिति, सदन के काम कौन सा होना चाहिए, नियम कानून अंदर कौन सा बनना चाहिए, कौन विधेयक को कितने दिन में पारित कर देना, ये सदन समिति करती है। SC/ST के लिए अन्वेषण समिति, और वेतन भत्ता इत्यादि का निर्धारण कौन करता है, तो सेवा समिति। अभी कहेगा कि मान लीजिए प्रधानमंत्री का वेतन बढ़ाना हुआ या घटाना हुआ तो कौन सी समिति करेगी, सेवा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देगी, अध्यक्ष को, वो पारित कर देंगे लोग तो हो जाएगा। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। स्पीड फिर थोड़ा सा तेज हो गया, धीमा करते हैं उसको, धीरे एकदम। अब एक लड़का हमको कमेंट किया कि सर आपका स्पीड बहुत तेज है पढ़ाने का, थोड़ा धीमा स्पीड में बोलिए। तो हम कहीं बाबू थोड़ा सा आप स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा वीडियो को, क्योंकि ऐसे इधर 3 बिंदु बना होता है, आप यूट्यूब पे इधर उस पर क्लिक करेंगे तो स्पीड देता है। कहा कि सर स्पीड धीमा करके सुने हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप नशा में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड धीमा कर देता है। अब मेन समिति है वित्तीय समिति, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, समझ में गया। वित्तीय समिति पैसे से लेन देन करती है। वित्तीय समिति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति, इन तीनों के बारे में समझ में गया। तो एक काम करते हैं, इनको हम डिटेल से देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब तक हम इसके बाद उसको डिटेल से समझाते हैं। संसदीय समिति की 2 तरह की समितियां, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई 6 प्रकार की, और अस्थाई समिति में सबसे बड़ी थी आपकी वित्तीय समिति। आपको बताया था वित्तीय समिति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3। तो सबसे पहले देखते हैं प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति, प्राक्कलन। प्राक्कलन समिति क्या होता है, तो देखिए इसको थोड़ा सा, इसकी भाषा को थोड़ा सा सिंपल करते हैं। प्राक्कलन का अर्थ होता है आकलन करना, एस्टिमेट बनाना कि कितना खर्च आएगा। जैसे आप डिसाइड कर दिए होंगे कि पिताजी से कहे होंगे कि हमको पढ़ने जाना है, हमको पटना जाना है, हमको दिल्ली जाना है, हमको यहाँ पढ़ने जाना है, तो ये तो आपने बता दिया। अब इस डिसाइड जब हो गया कि बाबू को पढ़ने जाना है, तो एक आकलन बनता होगा, एक प्राकलन, यानी आकलन कहिए, एस्टिमेट कहिए, एक एस्टिमेट बनता होगा कि आखिर कितना खर्च आएगा। तो इसी एस्टिमेट को हम क्या कहते हैं, प्राकलन। अब ये एस्टिमेट लगाएगा कौन, तो प्राकलन समिति लगाती है। प्राकलन समिति जो है इसका गठन 1950 में हुआ था, हालांकि डेट नहीं पूछता है, वैसे आप याद रखिएगा। प्राकलन समिति का गठन 1950 में हुआ था। इसमें टोटल सदस्य जो होते हैं वो टोटल के टोटल लोकसभा के ही होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि धन के मामले में इकलौती शक्ति किसको प्राप्त है, लोकसभा को। राज्यसभा में कोई धन विधेयक गया तो पारित करो चाहे नहीं करो, 14 दिन में तो खुद ही पारित हो जाता है। तो यही एक कारण है कि इसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं रखा गया है। अब जब मेंस लिखेगा तो ये पूछेगा क्यों नहीं रखा गया, तो आप बता दीजिएगा। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। देखिएगा ध्यान से, ये सबसे बड़ी समिति नहीं है। अस्थाई समितियों में यानी स्टैंडिंग कमेटी में ये सबसे बड़ी है। अस्थाई समिति में तो 45 सदस्य हो जाते हैं, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो इसीलिए हमें लिख भी दिए हैं, सबसे बड़ी अस्थाई समिति है। समझ आ गया आपको। तो ये सबसे बड़ी अस्थाई समिति है, स्थापना 1950। इसमें
कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, इसको ध्यान से रखिएगा। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का भी कोई नहीं हो सकता और मंत्रिमंडल का भी कोई नहीं हो सकता है, यानी कोई भी सरकारी सदस्य नहीं हो सकता है। देखिए सरकारी का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी, संसद में बैठने वाले मंत्रियों को सरकारी सदस्य कहते हैं और गैर मंत्री को गैर सरकारी सदस्य कहते हैं, जो मंत्री नहीं है। जो मंत्री नहीं उसे क्या कहेंगे, गैर सरकारी सदस्य के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। जैसे बीजेपी के टिकट पर आप देखेंगे अमित शाह है, तो अमित शाह गृह मंत्री है, तो सरकारी सदस्य हो गए। बीजेपी के टिकट पर पटना से रामकृपाल यादव है, कोई मंत्री नहीं है, तो गैर सरकारी सदस्य है। तो आप देखेंगे कि जो मंत्री है वो सरकारी है, जो मंत्री नहीं है गैर सरकारी, अर्थात इसमें कोई भी सरकारी सदस्य यानी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। ये कब लाया जाता है, तो बजट के बाद। आप खुद सोचिए ना, एस्टिमेट कब लाया जाता है, जब डिसाइड हो गया कि ये सामान खरीदना है, ये काम करना है, तभी ना बजट बनाते हैं। पहले ही बजट बनाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि बजट बन गया 20 लाख का, 20 लाख में कौन काम करना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है, खूंटा ठोक के थोड़ा ना भैंस खो जाता है कि ये साइज का भैंस मिलेगी कि नहीं। अरे पहले भैंस आता है, फिर भैंस के साइज का खूंटा ठोका जाता है, समझ में कि नहीं। तो बजट के बाद इसको लाया जाता है। क्यों लाया जाता है, तो देखिए सरकार कई तरह से घोटाला कर सकती है। जैसे मान लिया कि कोई सड़क बन रहा है, कोई पुल बन रहा है, मान के चलिए पुल बन जाएगा मान लीजिए 400 करोड़ में, और सरकार बजट में दिखा दी कि 600 करोड़ का पुल बनाना है। अब बजट निकल गया, पुल भी बन गया, तो लोगों को लगेगा कहाँ घोटाला हुआ है, अरे बाप रे ये तो एकदम मस्त घोटाला है, एकदम समझिए 400 करोड़ का पुल बना, 200 करोड़ सीधे घोट गया। इसलिए सीधे न घोट जाए, इसलिए क्या किया जाता है, अपव्यय। सरकार अगर अपव्यय लाती है तो उस अपव्यय में कटौती के लिए क्या लाया जाता है, प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति बताती है देखिए जो 600 करोड़ मांग रहे हैं ना, वो 600 करोड़ की जरूरत नहीं है, ये जरूरत 400 करोड़ की है। समझ में आ गया आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपकी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में मंत्रिमंडल का कोई नहीं रहेगा और ना ही राज्यसभा का रहेगा। क्यों राज्यसभा का नहीं रह सकता है, क्योंकि धन के मामले में राज्यसभा को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये सबसे बड़ी समिति हो गई। अब वित्तीय समिति में दूसरे नंबर की जो समिति थी वो लोक लेखा समिति। तो गलती लिख दी है भाई, देखिए मात्रा पे थोड़ा गलती हो जाता है, आप समझिए हम हिंदी के मास्टर नहीं है। लोक लेखा समिति, लोक मतलब होता है पब्लिक, लेखा मतलब होता है अकाउंट, पब्लिक का पैसा। देखिए सरकार के पास जितना पैसा है वो सरकार पब्लिक का पैसा, हमारे आपका पैसा जो हम लोग टैक्स देते हैं उसी को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये जनता का पैसा गलत जगह में उपयोग हो, इसके लिए लोक लेखा समिति बनाई गई। ये समिति का गठन 1919 के अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं उसके तहत 1921 में हुआ था। तो इसका गठन 1921 में हुआ, यानी इससे पहले हो गया था। तो देखिए ये सबसे बड़ी समिति है, लेकिन ये सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी समिति 1921 में इसका गठन हुआ था। अब ये क्या करती है, तो ध्यान दीजिए, जो लोक लेखा समिति के सिफारिश पे जितना धन निकला है, प्राक्कलन समिति की सिफारिश पे जितना धन निकला है वो धन सही जगह लगा कि नहीं लगा, इसकी जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति। तो देखिए अब ये इसमें कौन कौन होते हैं, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। 15 कहां से हो जाएंगे लोकसभा से, 7 कहां से हो जाएंगे राज्यसभा से। अब इसमें राज्यसभा को क्यों शामिल किया गया, तो देखिए धन निकालने में राज्यसभा को शक्ति नहीं दी गई, लेकिन धन सही जगह लगा कि नहीं लगा इसकी जांच के लिए तो राज्यसभा को शक्ति देना है कि नहीं, इसीलिए इसमें राज्यसभा को भी रखा जाता है और लोकसभा को भी रखा जाता है। ये सबसे पुरानी समिति है, ये धन की जांच करती है सही जगह लगा कि नहीं। हम कैसे मान ले कि ये अच्छे से जांच करेगी, तो इसी पे बात उठ गया कि भैया हम कैसे मानेंगे कि ये धन की जांच सही से कर रही है। तो 1967 में एक परंपरा बना दी गई कि लोक लेखा समिति जो धन की जांच करती है इसका जो अध्यक्ष रहेगा वो विपक्ष के दल का कोई नेता रहेगा। अब तो हो गया कि लूटेगी सरकार, विपक्ष तुरंत पकड़ लेगा यहाँ पर। तो ये शुरू से ऐसी परंपरा नहीं थी, 1967 से थी। तो ये छोटे मोटे चीजों को ये 1967 इस सबको याद रखिए, कब जब बीपीएससी का मेंस वगैरह लिखिएगा तब मेंस में ये सब काम आता है। अब इसको क्या कहते हैं, प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है, तो देखिए प्राक्कलन समिति धन निकालने की बात किया और लोक लेखा समिति देखने लगा टुकुर टुकुर, ठीक से लगा कि नहीं लगा, तो दोनों। तो देखिएगा बहन जुड़वा भाई क्यों नहीं कहा गया, देखिए लड़कों की मेंटेलिटी नहीं होती है छोटे छोटे चीज पे ध्यान देना, लड़कियों की एकदम मेंटेलिटी होती है छोट छोट चीज पे ध्यान देती है सब। कोई एगो बहन जाएगी इधर से बाल झाड़ के आएगी इधर से, तो कहेगी तू गई थी इधर से झाड़ के आई इधर से झाड़ के, कुछ गड़बड़ क्यों ले रही तू, तुरंत जान जाती है इसको सब। इसलिए ये सब छोटा छोटा चीज को जांच करने के टेंडेंसी महिलाओं में ज्यादा होता है, इसलिए इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, जुड़वा भाई नहीं कहते हैं। समझा कि आपको, लड़का सबको फुर्सत है, बड़ा भाई गया टकला हो गया है तो 2 दिन बाद ध्यान देंगे भैया टकला हो गई रे तू,
लड़का सबको इस सबसे फुर्सत नहीं रहता है। चलिए आगे समझिए। अब ये क्या करती है, तो सरकार कहाँ कहाँ पैसा खर्च की इसकी टोटल हिसाब रहता है सीएजी के पास। तो लोक लेखा समिति देखिए कितना होशियार है, लोक लेखा समिति कितना होशियारी करेगी, इसका काम है धन की जांच करना। तो जगह जगह जाके धन की जांच नहीं करेगी, जगह जगह जाके धन की जांच करना है सीएजी का काम। ये तुरंत जाके सीएजी का रिपोर्ट में पढ़ लेगी कि ये सही से जांच किया है कि नहीं। और सीएजी के रिपोर्ट को कौन जांच करता है, लोक लेखा समिति। तो याद रखिएगा सीएजी के रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति करती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यही सबसे ज्यादा फंसिएगा। देखिएगा फंसिएगा कहां पे, तो ध्यान से समझिएगा। कहेगा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देता है, तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति यानी यह समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। और यही फंसा देगा आपको, कहेगा कि सीएजी जो है, सीएजी कैग ये रिपोर्ट किसको देता है, तो सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देता है। तो फंसिएगा नहीं, सीएजी ने अपनी रिपोर्ट किसको दिया, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति से लेकर वो रिपोर्ट की जांच कौन कर देता है, लोक लेखा समिति। तो कहेगा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट तो अध्यक्ष को, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पढ़ेगा सीएजी की रिपोर्ट को कि कौन चीज लिख रही हो, वो फुर्सत है उसको नहीं, तो थमा देता है किसको, लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति सीएजी की रिपोर्ट को जांच करती है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब तीसरी जो समिति होती है लोक, आप भी समझते हैं लोक मतलब हम पब्लिक का, लोक यानी सरकारी उपक्रम। उपक्रम मतलब होता है फैक्ट्रीज, कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री। तो बहुत सी सरकारी कंपनी जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम, रेलवे, इतना बड़का बड़का जो डिपार्टमेंट है, एयर इंडिया जहाज है, अरबों खरबों का टर्नओवर है। सोचिए ओएनजीसी पेट्रोल निकालती है, हम लोग जो पेट्रोल जलाते हैं यहाँ पे गाड़ियों में, वो सब प्यूरिफाई होके आता है। तो इतनी बड़की बड़की कंपनी है, अरबों खरबों का टर्नओवर है, और उसी में तो इनसे घोटाला कर दिया था। तो लोक या सरकारी उपक्रम समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन 1964 में हुआ, यानी सबसे बाद में यही गठित हुई थी। इसमें भी सदस्य सेम लोक लेखा समिति की तरह होते हैं। कितने होते हैं, 22, लोकसभा का 15, राज्यसभा का 7। काम क्या है, सरकारी कंपनियों की जांच करना। समझ आ गया। तो ये हो गया आपका सरकार अस्थायी समिति। समिति दो तरह की थी, अस्थायी और अस्थायी। स्टैंडिंग कमेटी की सबसे अस्थायी समिति में सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण था वित्तीय समिति। ये समझ गए। इस वीडियो में इतना ही, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको अस्थायी यानी तदर्थ समिति के बारे में समझा देंगे। आप लोग इसको लड़कों को बता दीजिए बाबू कि आप वो आके मतलब वीडियो देख ले। वो लोग काफी कॉल करते रहते हैं ऑफिस के नंबर पर। समझ आ गया। बाकी कोई प्रॉब्लम हो आपको रिलेटेड तो आप कमेंट में उसको लिख दीजिएगा। आपके कमेंट को हम पढ़ते रहते हैं। कमेंट पढ़ने से ऐसा लगता है कि नहीं हम क्लास में ही उपस्थित है, वरना घर पे पढ़ाने पे अच्छा नहीं लगता है। क्लास में एक जुनून रहता है पढ़ाने में, इधर से हम पढ़ाएं समझे, उधर से भी आवाज आएगा यस सर। यहाँ पे सामने कैमरा है, समझे नहीं समझे, सूत गए उठ गए, कोई मतलब ही नहीं है। तो एक तो ना थोड़ा सा ट्रैक से हटने के बाद अजीब लगता है। तो वीडियो जब आप लोग देखते हैं तो वीडियो हम रोक देते हैं और आपका कमेंट पढ़ते रहते हैं। तो आप कमेंट करिएगा ताकि हमको अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि नहीं हम क्लास में ही पढ़ा रहे हैं। समझ आ गया।